एक हेल्थ पॉडकास्ट प्रमिला हॉस्पिटल की तरफ से। मैं हूं आपका होस्ट वैभव और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर धनवंतरी शुक्ला, बनारस के जाने माने न्यूरोसर्जन और प्रमिला हॉस्पिटल के संस्थापक। सर, आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक विषय है गुलियन-बारे सिंड्रोम। सर, ये है क्या? गुलियन-बेरी सिंड्रोम को समझने के पहले मैं चाहता हूं कि मेरे माध्यम से आपके दर्शक ये समझ लें कि ऑटो इम्यून डिजीज किसे कहते हैं। ईश्वर ने सबके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी नाम का एक सिस्टम दिया है। इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं। लेकिन कई बार ये इम्यूनिटी, जिसका सामान्यतः काम होता है संक्रमण से यानी इन्फेक्शन से लड़ना, वो अपने ही शरीर के अलग अलग अंगों पर हमला कर देती है और जिस अंग पर हमला करती है उसमें एक विशेष रोग हो जाता है। इस तरह की बीमारियों को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज और ये गुलियन-बेरी सिंड्रोम भी एक तरह का ऑटो इम्यून डिजीज है। यानी जिस इम्यूनिटी को आपके शरीर की रक्षा करनी थी, वह इम्यूनिटी आपके शरीर की रक्षा तो करता ही, उसका एक बड़ा हिस्सा आपके शरीर का रक्षा करता है, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा शरीर की रक्षा करने के बजाय वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर तब होता है जब आपको कोई एक इन्फेक्शन पहले हो गया रहता है। उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी की इम्यूनिटी ने एंटीबॉडीज भेजे होते हैं। वो एंटीबॉडी उस बीमारी से लड़ चुकी होती है। लड़ने के बाद भी वो एंटीबॉडीज रह जाती हैं और वो खाली पड़ी एंटीबॉडीज आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम पर हमला कर देती है। तो गुलियन-बेरी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके बॉडी की इम्यूनिटी खुद ही आपके नसों के ऊपर हमला कर देती है और जब हमला करती है तो इन नसों को घायल कर देती है, नसों को पैरालाइज कर देती है, लकवाग्रस्त कर देती है और व्यक्ति को लकवा हो जाता है। ये लकवा शरीर के एक अंग से शुरू होकर धीरे धीरे, जैसे एक जंगल में आग फैलती जाती है, ये एक के बाद एक अंगों को प्रभावित करते जाता है। अक्सर ये पैर से शुरू होता है, बढ़ते बढ़ते फिर धड़ पर आता है, फिर हाथ पर आता है और अगर समय रहते इसको रोका ना गया तो ये सांस लेने की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जब उस पर ये हमला कर देता है, सांसों की जब पैरालिसिस हो जाती है तो अक्सर वो मौत का कारण बन जाती है। इस बीमारी में सबसे बड़ा लक्ष्य ये होता है कि या तो सांस के लेने के सिस्टम तक पहुंचने के पहले इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाए, या अगर सांस का सिस्टम प्रभावित हो गया है तो तब तक उसको वो सपोर्ट दिया जाए जब तक ये बीमारी ठीक ना हो जाए। तो ये है संक्षेप में गुलियन-बेरी सिंड्रोम। ओके, तो सर ये फैला कैसे, या फिर ये पहले तो इसका कोई अस्तित्व नहीं था लेकिन फिर अचानक से अभी कुछ महीनों पहले ही पुणे शहर से ये स्टार्ट हुआ? नहीं, बीमारी हमेशा से थी जी सर। पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जानकारी हुए भी कई दशक बीत चुके हैं, लेकिन अक्सर ये बीमारी स्पोरैडिक होती थी। स्पोरैडिक यानी यदा कदा। जैसे इसी शहर के दक्षिणी क्षेत्र में एक केस दिखा तो महीने के दूसरे सप्ताह में शायद उत्तरी क्षेत्र में दिखा। जैसे पुणे शहर में भी जो ये महामारी का रूप ली है, तो ऐसा नहीं कि पुणे शहर में गुलियन-बेरी सिंड्रोम के केसेस नहीं आते थे, लेकिन महीने में जिस क्षेत्र में औसत 4 से 5 केस आते थे, उसी क्षेत्र विशेष में एक महीने में 115 जब केस आ गए, तब लोगों का ध्यान इसकी तरफ ज्यादा गया, या कह सकते हैं कि जनमानस का ध्यान गया। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए गुलियन-बेरी सिंड्रोम कोई नया नाम नहीं है। हाँ, पहले ये स्पोरेडिकली हुआ करता था। पुणे में इस बार इसने एक एपिडेमिक का रूप ले लिया। एपिडेमिक यानी एक तरीके से इसकी महामारी आ गई। फिर न्यूरोलॉजिस्ट्स की टीम, वायरोलॉजिस्ट्स की टीम, इम्यूनोलॉजिस्ट्स की टीम, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी टीम आई, सबने जब पड़ताल की तो मालूम चला कि इस महामारी के फैलने के कुछ दिन पहले, जैसे मैंने कहा था कि जब भी गुलियन-बेरी सिंड्रोम होगा तो अधिकतर मामलों में उसके कुछ दिन पहले उस व्यक्ति को कोई ना कोई संक्रमण हुआ रहेगा। ठीक, उस संक्रमण से वो लड़ चुका होगा, जीत चुका होगा, लेकिन बाकी बची एंटीबॉडीज उपद्रव मचाएंगी। तो इसमें मालूम चला कि पुणे के बहुत सारे जो पानी पीने के स्रोत हैं उनमें कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी नाम का एक बैक्टीरिया, उसका संक्रमण बहुत ज्यादा हो गया था। जितने लोगों को गुलियन-बेरी सिंड्रोम हुआ, अधिकतर लोग कुछ दिन पहले पेचिस, पेट दर्द और दस्त वगैरह से प्रभावित थे। तो इस तरीके से कोरिलेशन खोजा गया और इस बार वाला मामला चूंकि महामारी का मामला है तो ये थोड़ा ज्यादा फोकस में आया, मीडिया में ज्यादा
इस पर चर्चा हुई, वरना ये बीमारी दशकों से ज्ञात थी पर स्पोरेडिकली होती थी, यदा कदा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हुआ करता था। ये पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि एक महामारी का रूप इसने ले लिया है। यानी कि अगर कोई भी संक्रमित है पहले से या फिर कुछ भी है तो फिर उसके बाद एक अगर वो संभावना एंटीबॉडी जब बहुत कम है होती है संभावना, लेकिन एक थियोरेटिकल एक पॉसिबिलिटी रहती है। किसी को नहीं पता कि किस इन्फेक्शन के कुछ दिनों के बाद हो जाए। अमूमन इन्फेक्शन होने के 1 महीने के अंदर ऐसा हो जाता है। सर इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या क्या रहते हैं? इसके शुरुआती सिम्टम्स होते हैं कि हाथ पैर का ढीला हो जाना, अधिकतर समय ये पैरों से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे धड़ और उसके बाद हाथ, और ये हाथ न उठना। कभी कभार ऐसा होता है कि उसके साथ छूने पर या दर्द देने पर या ठंडा गर्म का एहसास न हो जाना, और कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ पैर में ताकत तो होती है लेकिन सिर्फ झंझनाहट रहती है। तो तीन ही हो सकते हैं, यानी अगर मोटर नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ तो व्यक्ति के पैर हाथ में कमजोरी आ जाएगी, अगर सेंसरी नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हुआ तो लोगों के हाथ पैर सुन्न पड़ जाएंगे, झुंझुनी हो जाएगी, जलन होगी वगैरह। वो वाली मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम लोगों में ऐसा होता है, और मिक्स्ड हो सकता है। इसके साथ तीसरा भी एक नर्वस सिस्टम होता है, जिसको कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी वो ऐसा नर्वस सिस्टम जिसके ऊपर आपका वश नहीं है, जैसे कि मल और मूत्र का एहसास वगैरह होना, वो भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक मोड इस बीमारी में तब आता है जब सांस लेने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो प्रभावित होती हैं और लोग सांस के लिए मोहताज होते हैं, लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और ये जरूरत तब तक पड़ती है जब तक लोग उस बीमारी से उबर न जाए। वो एंटीबॉडीज जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज हैं और उनके द्वारा किया गया उपद्रव जब ठीक हो जाता है तो फिर लोगों को किसी तरह की जरूरत नहीं। तो क्या सर इसके लिए पर्टिकुलर कोई दवा इलाज या फिर कुछ भी ऐसा है? जी, गुलेनबेरी सिंड्रोम का इलाज हम लोग अमूमन 3 चरणों में करते हैं। पहले चरण में हम लोग स्टेरॉइड्स देते हैं, चूंकि इम्यूनिटी की बीमारी है तो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए कई बार स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अच्छा रिस्पॉन्ड कर जाते हैं और स्टेरॉइड से ठीक हो जाते हैं। जिनमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनको हम लोग IVIG नाम का एक थेरेपी करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। बहुत लोग उससे अच्छा रिस्पॉन्स कर जाते हैं। कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो इन 2 चरणों से भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, फिर उनकी प्लाज्माफेरेसिस नाम की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जो एक तरह के ब्लड को फिल्टर करने की प्रक्रिया है। हीमोडायलिसिस एक प्रक्रिया है, उसी से मिलता जुलता प्लाज्माफेरेसिस नाम की प्रक्रिया है, और वो शायद अंतिम ब्रह्मास्त्र हो रहता है कि इससे रिस्पॉन्स कर जाए। अधिकतर समय से रिस्पॉन्स कर जाए, कभी कभी उससे भी रिस्पॉन्स नहीं था। आज भी ये फैटल है, पुणे में भी जो 115 लोगों को 5 लोगों की मृत्यु हो गई, तो ये सारे ऑप्शन उनके पास भी थे। पुणे एक आधुनिक शहर है, ये सारे उपाय वहाँ भी आजमाए गए हैं, पर तमाम उपायों के बावजूद कई बार लोग नहीं बचते हैं। तो सर क्या जैसे कि अगर किसी को सही से उपचार नहीं मिल पाया या फिर समय अनुसार उपचार नहीं मिला तो कुछ फर्स्ट एड घर पे भी वो ले सकते हैं या फिर सीधे कुछ? इस बीमारी का घर पर कोई फर्स्ट एड नहीं है। अगर आपके हाथ पैरों में कमजोरी आ गई, अगर आपके हाथ पैर सुन्न हो गए, अगर आपके हाथों में बहुत असहनीय झंझनाहट है, जलन है, अगर आपके मल और मूत्र के ऊपर से आपका नियंत्रण खत्म हो रहा है, यानी आप चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी रोक नहीं पा रहे हैं, या मल मूत्र हो जा रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है, अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है, या अगर समस्या और ऊपर बढ़ रही है, खाना निगलने में दिक्कत हो रही है, आंखों को घुमाने में दिक्कत हो रही है, आवाज में बदलाव आ रहा है वगैरह वगैरह, तो घर पर फर्स्ट एड लेने के बजाय आप तत्काल नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। सर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पर भी एक पेशेंट आई थी बिहार से, तो सर उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि उनकी यहाँ आने से पहले क्या स्थिति थी और यहाँ से डिस्चार्ज होने पर भी? हमारे यहाँ गुलेनबेरी सिंड्रोम की वो अकेली पेशेंट नहीं थी। हमारे यहाँ गुलेनबेरी पेशेंट के बहुत सारे मरीजों का हम लोगों ने इलाज किया है, लेकिन संभवतः जितने लोगों का इलाज किया है उसमें सबसे अच्छे ढंग से उनका इलाज हो पाया, या उनके बॉडी ने सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड किया और वो बराबर फॉलो पर बनी रही। इसलिए हमारे लिए खास रही कि हमको एक फीडबैक उनसे लगातार मिलता रहा। पेशेंट खुद एक डॉक्टर की वाइफ थी, गोपालगंज से आई थी, और उनके चारों हाथ पैर में बिल्कुल कमजोरी आ गई थी। सिर्फ मोटर वेरिएंट का उनका गुलेनबेरी सिंड्रोम था, जो कि सबसे अधिक होता भी है। हाथ पैर में कोई सुन्नपन कोई नहीं थे, लेकिन समस्या बढ़ते बढ़ते उनके बल्बर सिम्टम्स जो होते हैं, बल्बर सिम्टम्स मतलब कि खाना निकलने में दिक्कत, थूक निकलने में दिक्कत, आवाज में बदलाव, इस तरह की चीजें उनमें आ गई थी। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत में उनको खाना देने के लिए नाक से राइस ट्यूब डाला, उससे खाना वगैरह दिया। फिर हम लोगों ने उनको स्टेरॉइड्स दिए, उस स्टेरॉइड से उनको लगभग 5% तक बस रिलीफ हुआ। पेशेंट की काउंसलिंग, क्योंकि IVIG बहुत महंगी दवा है, इतनी महंगी दवा है कि उसको स्टार्ट करने पर एक हमने अपनी परंपरा बना रखी कि हम एक सेकंड ओपिनियन जरूर लेते हैं किसी न किसी न्यूरोलॉजिस्ट से, कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत महंगी दवा है और किसी
जिसको जरूरत ना हो उसको मिल जाए। तो हमने तमाम टेस्ट किए, टेस्ट से पहले कंफर्म किया कि गुलिन सिंड्रोम, एक ओपिनियन और लिया, उसके बाद हम लोगों ने उनका आइडिया लगाया और जैसे जैसे लगता गया काफ़ी हद तक उनको रिस्पॉन्स हो गया। मरीज का जब डिस्चार्ज किया तो अपने पैरों पर चल रही थी और फर्स्ट फॉलोअप में उनके हाथ पैर में इतनी ताकत हो गई थी कि वो अपना काम सब कुछ कर सके। तो हमारे लिए संतोष की बात है। सर इलाज जैसे कि अगर शुरू हो गया किसी भी पेशेंट का शुरू हो गया तो फिर कितना समय लगभग एक अप्रॉक्स लग जाता है उनको रिकवर होने में? बहुत अनिश्चित है। ओके, ये निश्चित बहुत ज़्यादा अनिश्चित है। 5 दिन के अंदर भी मरीजों को हमने अपने पैरों पर चलते हुए देखा है और महीनों के बाद भी बेड पर और वेंटिलेटर पर रखते हुए देखा है। इसका स्पेक्ट्रम इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, इतना अनिश्चित है कि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसका कुछ मीन या मीडियन बताना बड़ा मुश्किल है। फिर भी अमूमन 10 से 15 दिन का औसत स्टे अपने अनुभव से कर सकता हूँ कि मरीजों का जो मरीज रिकवर कर जाते हैं उनमें एक 10 से 15 दिन का हॉस्पिटल स्टे हो जाता है। सर आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि अगर गुलिन सिंड्रोम उस तरह की बीमारी नहीं है, बहुत आम बीमारी नहीं है जिसके बारे में कोई बहुत हम ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड या आम दैनंदिन जीवन से जुड़े हुए टिप्स थे। ये दुर्लभ बीमारी है, बहुत कम लोगों को होती है। जनरल टिप्स वही हो सकते हैं जैसे कि पुणे में जो ये मामला हुआ, महामारी फैली, तो पुणे न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ने एक जनरल टिप दिया कि भाई इस बार वाली महामारी चूंकि कैंपाइलोबैक्टर जेजुनी इंफेक्शन से थी, प्रदूषित खाना से और प्रदूषित पानी से फैलने वाली बीमारी है। तो जो जनरल टिप्स होते हैं कि हाथ हमेशा धोकर खाना खाएं, गंदे जगहों से बाजारू चीजें न खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, तो कम से कम साफ स्रोत का पानी पिए। तो टिप्स ये है कि किसी तरह के इन्फेक्शन से बचने की कोशिश करें। इन्फेक्शन से हमेशा बच पाना संभव नहीं होता है, यथासंभव बचने की कोशिश करें। शायद सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स ये होगा कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाए, कुछ दिनों के बाद इस तरह की कमजोरी आ भी जाए, तो समय रहते डॉक्टर के पास अगर पहुंच गए और समय रहते डायग्नोसिस हो गया, तो अधिकतर मामलों में अब जितनी तरह की दवाइयां हैं, उपकरण हैं, हम लोगों को बचा ले जाते हैं। डेफिनेटली जो फैटलिटी रेट है पहले से बहुत कम है, मृत्यु दर पहले से बहुत कम है। थैंक यू सर। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद जिन्होंने हमें सुना और इस बीमारी के बारे में जाना। ये था आइए बात करें प्रमिला हॉस्पिटल की तरफ से। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विषय पर। प्रमिला हॉस्पिटल, सेवा के बढ़ते कदम।